हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में दो सब्जेक्ट मेरे पास हैं। इसमें पहला है बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेकंड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपन थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, जब सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज हम देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया के बारे में। इसका फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो ज़्यादा परेशान ना हो, वो इंडिविजुअल मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप नोट करके रखें। जब भी क्लास स्टार्ट होगी अपन अगेन डिस्कस कर लेंगे, है ना। मैं इसके बाद वीडियो के बाद PDF भी सेंड करूँगा, उसमें से देखकर समझने की कोशिश करें। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ये दो शब्द हैं इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण। ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला शब्द है आर्थिक, दूसरा है पर्यावरण। दोनों शब्दों का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक यानी आर्थिक शब्द का क्या मतलब होता है। आर्थिक से तात्पर्य धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई वे सभी क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी कोई भी एक्टिविटी यदि उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सकता है, मुद्रा में मापा जा सकता है, तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगी। दूसरा शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब संधि विच्छेद करें इसका तो होता है परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी जो उसका फैलाव है, घेराव है, यानी उसमें ढकाव कह सकते हैं, यानी आसपास का वातावरण या चारों ओर का वातावरण, यह पर्यावरण कहलाता है। सरल शब्दों में देखें पर्यावरण का मीनिंग क्या होता है। पर्यावरण से तात्पर्य उन निकटवर्ती प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवकृत शक्तियों से हैं जो व्यक्ति एवं समुदाय के आर्थिक जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। यानी पर्यावरण में उन सभी दशाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो सामाजिक दशा हो, सांस्कृतिक हो या मानव द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी हो। यदि वो व्यक्ति के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं तो उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, आर्थिक पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है। आर्थिक पर्यावरण का आशय उन सभी निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं तथा उनसे प्रभावित होती हैं, वह आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। आपको एज इट इज डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिंपल शब्दों में जो डेफिनेशन हो वो याद करनी है, जिससे कि केवल मतलब समझ में आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज डेफिनेशन लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। आर्थिक पर्यावरण की ये डेफिनेशन हो गई कि आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य उन निकटवर्ती परिस्थितियों से हैं या उन निकटवर्ती दशाओं से हैं जो राजनीतिक, सामाजिक हो सकती हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं, वैधानिक हो सकती हैं, जो व्यक्ति के द्वारा जो धन उपार्जन या धन कमाने की जो शक्तियां हैं उनको प्रभावित करती हैं, उन क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। वो सभी क्रियाएं आर्थिक पर्यावरण का भाग होती हैं या आर्थिक पर्यावरण कहलाती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के मुख्य तत्व या मुख्य घटक कौन कौन से हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि आर्थिक पर्यावरण के मुख्य तत्व बताइए, मुख्य घटक बताइए, तो आपको सिंपल से 5 पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 5 पॉइंट्स तो ऐसे याद करने हैं जिनके बारे में आप विस्तार से लिख सको। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरेटिकल पेपर हैं, तो इसमें क्या होता है आपको पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं और उनके बारे में डीपली विस्तार से लिखना होता है। तो बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं या घटक कौन कौन से हैं। पहला इसका आर्थिक पर्यावरण का घटक होता है अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है, यह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी। बेसिकली 2 ही रूप हैं, साम्यवादी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का वर्चस्व होता है, पूंजीवादी कहलाती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं।
तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन से तात्पर्य श्रम शक्ति से है। देश में कितनी मात्रा में श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति को भी डिवाइड किया जा सकता है सक्रिय जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। तो मानव जो संसाधन हैं वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। यदि देश में मानव संसाधन अच्छी मात्रा में है तो संसाधनों का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और यदि देश में मानव संसाधनों की कमी है फिर जो अपने संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। देश के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं किस प्रकार की हैं, यह भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं किस प्रकार की हैं। देश में टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है। यदि नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, देश में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही हैं, तो सीधी सी बात है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, देश का संसाधनों का अच्छा बेहतर उपयोग कर पाएगा देश। और यदि देश में टेक्नोलॉजी का अभाव है, पुरानी तकनीकों को यूज किया जाता है, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो थोड़ी गिरी हुई होगी, उतना अच्छा संसाधनों का पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी और तकनीकी दशाएं हैं, यह भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मुख्य घटक के रूप में माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं। देश में इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो किस प्रकार के हैं। वैश्वीकरण किस प्रकार का है किसी भी कंट्री का, यदि अच्छा है, अन्य देशों से तालमेल अच्छा है, तो फिर इकोनॉमिक वहाँ का एनवायरनमेंट होगा देश का वो अच्छा होगा। और अन्य देशों से यदि संबंध खराब हैं, वैश्वीकरण की जो धारणा है वह कंप्लीट नहीं है या उसमें कमियां हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस देश की या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है सरकार के कानून एवं नीतियाँ। किसी भी देश की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसको सरकार के नियम नीतियाँ काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। यदि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो उदार हैं, लचीले हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा माना जाता है। इकोनॉमिक जो गति है, इकोनॉमिक वृद्धि जो आर्थिक गति हैं, आर्थिक वृद्धि बढ़ती जाती हैं। और अगर थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, यदि आर्थिक नियम रेगुलेशन उदार नहीं हैं, तो वहाँ ऐसा मान के चलते हैं कि थोड़ा आर्थिक जो एनवायरनमेंट है वह थोड़ा कमज़ोर है या कम गतिशील हैं। तो सरकार के नियम भी काफ़ी सीमा तक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, क्या उद्देश्य हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, जिसके कारण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जानना जरूरी है। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की जानकारी के लिए। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक संरचना, आर्थिक दशाएं, ये किस प्रकार का वातावरण है देश में इनका, ये जानने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था का सफल संचालन। अर्थव्यवस्था का सफल संचालन किया जा सके, आर्थिक विकास को गति दी जा सके, इसलिए भी अर्थव्यवस्था का या आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बाधाओं की जानकारी। आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन तथा आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की जानकारी के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है। कि जैसे अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आने वाली बाधाओं के बारे में बता देता है, कुछ अनुमान लगा लिया जाता है, इससे उन बाधाओं को निपटने में आसानी रहती है। इस वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अध्ययन नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज के लिए भी किया जाता है। इनसे पता, नए संसाधनों से तात्पर्य या तो यूँ कह दें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के द्वारा हम यह जान सकते हैं, हम या कोई देश यह जान सकता है कि
अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, या कौन कौन से अवसर हैं जहां हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वृद्धि कर सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति निर्धारण हेतु जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बिहार पे बनाई जाती हैं। बेस जो है वह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को माना जाता है और उसके आधार पर ही आर्थिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता और उसके उद्देश्य, कैसे भी क्वेश्चंस आए, चाहे आर्थिक पर्यावरण का आवश्यकता पूछ लें वो कि क्या आवश्यकता है या उद्देश्य पूछ लें, आपको ये करना है। अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का वर्गीकरण या पर्यावरण का स्वरूप किस प्रकार का है। पर्यावरण का वर्गीकरण या पर्यावरण के स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, भूमि, धरातल की बनावट, प्राकृतिक संसाधन ये शामिल हैं जो नेचर ने अपने को गिफ्ट दिया है, जो प्रकृति ने अपने को उपहार स्वरूप दिया है, यह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। आर्थिक एवं सामाजिक की पर्यावरण की बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव द्वारा तैयार की गई उन परिस्थितियों और दशाओं का समावेश होता है जो मानव जीवन को समृद्ध, सुखी एवं स्थायी विकास हेतु आवश्यक हैं। यानी इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं या जो संसाधन हैं उनको शामिल नहीं करते, जबकि मानव व्यक्ति खुद तैयार करता है अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और अच्छे डेवलपमेंट के लिए उनको इसमें शामिल किया गया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, आर्थिक और गैर आर्थिक घटक। आर्थिक में आर्थिक नियम एवं मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और स्थिति विकास की अवधारणा देखी जाती है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, वैसे ये आगे अपन डीपली पढ़ेंगे लेकिन फिर भी यहाँ समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, यानी निजी व्यक्तियों के हाथों में अर्थव्यवस्था रहती है, या यूँ कह दें कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है और मुख्य उद्देश्य समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें इन दोनों का मिला जुला रूप हो, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है। इधर बात करें गैर आर्थिक घटक की। गैर आर्थिक घटक में क्या क्या शामिल हैं। गैर आर्थिक घटक में सामाजिक रीति रिवाज ये शामिल किए जाते हैं, नियम, जनसंख्या, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक स्थितियाँ एवं संस्कृति, ये सब गैर आर्थिक घटक कहलाते हैं। यहीं मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत आए आपको उसको अध्ययन करना है। धन्यवाद।